नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं, कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर हो सके और भी ज्यादा आसान हो सके, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त हो पाए। आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज का विषय होगा धान की नर्सरी व सीधी बुआई, और इसके साथ ही हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने प्रश्न जो है वो हमसे पूछ सकते हैं फोन कॉल के जरिए। तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए 1800-113060 और 1800-113061। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही साथ नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपने प्रश्न करेंगे तो जो विशेषज्ञ हैं उन तक आपका प्रश्न साफ आवाज में साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा, तभी वे आपके जो परेशानियां हैं उनका समाधान भी आपको दे पाएंगे। आइए स्टूडियो में आपका परिचय करवाते हैं जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीबी शर्मा जी, जो कि आपको ज्यादा जानकारी देने वाले हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। और इसके साथ ही स्काइप के जरिए, जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विश्वजीत जी, जो कि धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुआई के बारे में जानकारी देंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे विषय भी तैयार हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने प्रश्न जो है वो जरूर तैयार रखें। आइए सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगेती और पछेती खेती के अंदर आखिरकार फर्क क्या होता है। बहुत ही सही है कि कई बार किसान भाई क्या समझते हैं कि फूल गोभी कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये फूल गोभी है वो मुख्यतः सर्दी वाली फसल है, लेकिन कुछ इस तरह की किस्में भी विकसित हो गई हैं जिससे कि अधिक तापमान पर हम इसकी किसान भाई खेती कर सकते हैं। तो जो अगेती फूल गोभी की खेती है वो अधिक तापमान पर इसमें फूल बनते हैं, और जो पछेती फूल गोभी है और जो मध्य अगेती फूल गोभी है उस सामान्यतः कम तापमान पर उनमें फूल बनते हैं। तो जो मुख्य इसमें जो किसान भाइयों को फ़ायदा ये होगा कि बेमौसमी और अगेती खेती करके वो बाज़ार में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी आपने एक छोटा सा जो अंतर है वो समझा कि अगेती और पछेती खेती में आखिर फर्क क्या होता है। इस विषय में हम विस्तार से जरूर डॉक्टर शर्मा से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। फूल गोभी भारत की प्रमुख सब्जी फसल है। इसको सब्जी, सूप और अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में इसकी खेती लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। साथ ही इसका उत्पादन लगभग 79 लाख मीट्रिक टन है। अगेती फूल गोभी कम अवधि की फसल है। किसान फूल गोभी की अगेती खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में की जा सकती है। अगेती फूल गोभी की फसल कटाई का उचित समय सितंबर और अक्टूबर का होता है। अगेती फूल गोभी की खेती करते समय किसान पौधशाला की तैयारी और रुपाई का खास ख्याल रखे। स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए ऊंची भूमि का चुनाव करें। दो क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने और अन्य क्रियाओं के लिए रखनी चाहिए। अगेती फूल गोभी के लिए जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी किसी बीमारी से संक्रमित ना हो। इसके लिए मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। अगेती फूल गोभी के लिए पौधशाला में मेड़ हमेशा 1 फीट ऊंची, 1.5 फीट चौड़ी और 3 से 5 फीट लंबी बनाएं। पौधों की रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और मेड़ से मेड़ की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखें। फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में खाद डालना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में क्यारियां बनाने से पहले उनमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिला लें।
फूल गोभी की अगेती फसल में सिंचाई का भी खास ख्याल रखें। फसल की रुपाई के बाद उसमें सिंचाई की जा सकती है। 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फूल गोभी की फसल में उगे खरपतवारों की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार हल्के हाथों से निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने फूल गोभी की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज का हमारा विषय यही है कि धान की नर्सरी की बुआई किस तरीके से की जाए, तो कब और कैसे कर सकते हैं धान की नर्सरी की बुआई, आपसे अभी पहले संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, धान की नर्सरी में हम लोग क्या करते हैं कि नर्सरी में पहले हम लोग जो चारा है उसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसका हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या रोपाई करते हैं। तो बुआई तो नर्सरी में, अभी जो नर्सरी में जो सीड डालने का अभी सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इसके बाद 20-25 दिन बाद आपको मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है, रोपाई करना है। तो इसीलिए अभी जो समय चल रहा है, जून की जो अभी फर्स्ट वीक जो बीत गया है, जून 15 तक, किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग अभी आपका जो नर्सरी को तैयार करके उसी में आपका जो बीज है, धान का जो बीज है वो डाल दीजिए। तो इसमें एक चीज सिर्फ ध्यान रखने का जरूरी है कि आपका अगर 1 हेक्टेयर का खेत है तो उसके लिए आपके लिए 800 से 900 मीटर स्क्वायर आपका एरिया चाहिए नर्सरी तैयार करने के लिए। तो ये 2 चीज आपको अभी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जी। तो अभी संक्षेप में जाना है, इसके बारे में भी हम डॉक्टर विश्वजीत नर्सरी की तैयारी कब और कैसे की जाए इसके बारे में अभी आपसे विस्तार से जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक और खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। खरीफ के मौसम में लगभग सारे ही प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। रबी की फसलों की कटाई और थ्रेशिंग हो जाने के बाद धान नर्सरी के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में किसान भाई धान की नर्सरी तैयार करते समय कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें तो उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। किसान जून माह के प्रथम पखवाड़े में धान की नर्सरी का काम पूरा कर लें। सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में लगाएं। नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लेना चाहिए। पौधा तैयार करने के लिए खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें। धान की नर्सरी के लिए खेत में पानी का होना बेहद जरूरी है। धान की नर्सरी लगाते समय अच्छी उर्वरक वाली मिट्टी का चुनाव करें ताकि पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। नर्सरी की पौध मुख्य खेत तक जाते समय 20 से 25 दिन ही रखें ताकि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। नर्सरी तैयार होने के 5 से 6 दिन के भीतर रोपाई कर लें। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी व 8 मीटर लंबी क्यारियां बना लें। बीजों को अंकुरित करके ही बुआई करें। अंकुरित बीज की बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद पौधशाला में सिंचाई करें। पौध की समय पर निराई गुड़ाई और उचित देखभाल बहुत ही जरूरी होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रिटलक्लोर 500 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रिटलक्लोर 500 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो अभी आपने धान पर भी देखी है विशेष रिपोर्ट और आपको बता दें कि आज के हमारा जो हेलो किसान कार्यक्रम है उसके विषय हैं अगेती फूल गोभी की जो बुवाई है और जो उसकी खेती है वो आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपने कैसे धान की नर्सरी तैयार करनी है और कैसे उसकी सीधी बुवाई आप कर सकते हैं। इन दोनों विषय के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800113060 और 61। इन दोनों ही नंबर्स पर जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क जो है
वो नहीं लगेगा। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर विश्वजीत दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा सीधे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विश्वजीत स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, क्योंकि अभी हमने बात करी थी फूल गोभी की अगेती और पछेती खेती के बारे में, अगर इसकी नर्सरी की बात करें हम, तो किस तरीके से इसकी नर्सरी तैयार की जा सकती है? अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना, यदि हम तुलना करें मध्य खेती की तुलना में, तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग वर्क है, ये काफ़ी चुनौती वाला काम है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि किसान भाइयों खेत में ज़्यादातर तापमान बहुत उच्च रहता है, अधिक तापमान रहता है, और उस तापमान के हिसाब से नर्सरी में जो मृत्यु दर है पौधों की वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर या तो कोई पानी न रुके या आंशिक पार्शियल रूप से कहीं को वहाँ थोड़ा सा छाया का प्रबंधन हो। और या किसान भाई क्या कर सकते हैं कि अपने यहाँ उनके गाँव में या उनके खेतों पर जो लोकल मटेरियल होता है सरकंडा, जिसको सरकी बोलते हैं, क्योंकि उसका यदि प्लास्टिक भी यूज़ करोगे तो प्लास्टिक में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसके अपघटन के लिए प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो सरकंडी यूज़ करें, तो सरकंडी से उसमें नर्सरी की जो बनाते हैं उसके ऊपर छाया प्रदान करें, जिससे कि तापमान थोड़ा कम हो जाएगा और पौधे स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से बनाएं। और कई किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो कई शेड नेट आते हैं, जो ग्रीन शेड नेट आते हैं 75% 75% छाया वाले, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अचानक जब बरसात तेज़ आ जाती है तो उसमें बरसात के कारण पौधे नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सरकंडी क्या है कि वो बरसात से भी बचाते हैं और उसके साथ साथ उसको छाया भी प्रदान करते हैं। और कई क्या करते हैं किसान भाई, आम तौर पे मैं देखा गया है कि वो जब बीज बोते हैं तो बोने से पहले क्या है कि वो बीज कहीं विश्वसनीय संस्था से नहीं लेते, आसपास अपना रख लेते हैं। तो ऐसा न करें, बीज विश्वसनीय संस्थाओं से लें और सबसे पहले उस बीज को उपचार जरूर करें। जैसे आजकल हम सब लोग जैसे सैनिटाइज करते हैं हैंड्स को, क्योंकि कहीं कोई बीमारी या कंटामिनेशन नहीं है हाथ में हो। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जैसे बीज कहीं से लिए तो बीज में कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो फफूंद जनित हो सकती हैं या जीवाणु जनित हो सकती हैं जी। तो उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करें, थायराम या कैप्टॉन और 1 से 2 ग्राम पर किलोग्राम सीड जो बीज है उसकी दर से उस बीज को उपचार करें। या किसान भाई जो जैविक खेती की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो इस तरह के इसकी बजाय उसमें ट्राइकोडर्मा आता है, उसको 5 ग्राम यूज़ करके प्रति किलोग्राम के हिसाब से उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं जी। और इसके अलावा क्या करना चाहिए उनको, कई बार क्या है कि वो छिड़काव विधि से ऐसे ही बीज को छिड़क देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनमें बीमारियां बहुत आती हैं और पौधे मरते भी बहुत हैं। तो उनको क्या है कि पंक्ति जो रोज हैं, पंक्तियां हैं, लाइन है, तो लाइन में बीज की बुवाई करें। और लाइन में बीज की बुवाई करने से क्या होता है कि उसमें एक आर्द्र गलन जैसी समस्या आती है, वो बहुत ही कम आती है। और बीज की जैसे बुवाई कर दी उन्होंने, प्राय क्या देखा गया है कि अब गर्मी का समय है तो सुबह शाम उसमें प्रॉपर उचित तरीके से उसमें उसकी सिंचाई भी करें। और समय समय पर यदि लगता है कि कहीं कोई कीड़े का उसमें प्रकोप है तो उसके हिसाब से मैं अभी जैसे कि कीड़े के अनुसार जिस तरह से कीड़ा उनको लग रहा है कि इस समय जो मुख्य समस्या आती है वो पेंटेड बग की आती है। बिल्कुल, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि कौन से कीट लग सकते हैं, कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में ज़रूर हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर विश्वजीत का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो धान की जो सीधी बुआई है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, धान की सीधी बुआई जो है आजकल खूब पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि धान के लिए हम सब लोगों को पता है कि पानी का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो सीधी बुआई जिसको डीएसआर भी कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, तो ये सीधी बुआई में दिखा गया है कि ये जो धान का जो पानी लगता है वो काफी कम हो जाता है। 25 से 30% जो पानी का जो जरूरत होता है वो कम हो सकता है जी। तो डॉक्टर विश्वजीत, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे एक कॉलर जो है वो प्रदीप कुमार जी, वो उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो जी, आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। जी डॉक्टर विश्वजीत, आप जो अपनी जानकारियां दे रहे थे उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हाँ
तो सीधी बुआई के लिए तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि इसमें आपका पानी का जो आवश्यकता है काफ़ी कम हो जाता है। जी। तो एक बहुत बड़ा हम लोग एक नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बचा सकते हैं। तो अभी सीधी बुआई में जो ध्यान में रखना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो है, क्योंकि इसमें हम लोग अलग से कोई नर्सरी नहीं बनाते हैं। सीधी जो है, जो बीज जो है उसको लेके हम लोग बुआई करते हैं। तो ज़मीन में जहाँ पे बुआई हो रहा है उसमें प्रॉपर सबसे पहले क्या है कि उस जमीन को बहुत अच्छे से उसको लेवलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ऊंचे नीचे है जमीन में तो आपका सीधी बुआई जो है वो सही से नहीं हो सकता है, क्योंकि सीधी बुआई हम लोग जो मशीन जो आता है उस मशीन के साथ हम लोग करते हैं। सीड ड्रिल जो मशीन है उस मशीन के साथ हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ कभी जीरो टिलेज, शून्य कर्षण जो होता है उसमें भी हम लोग सीधी बुआई कर सकते हैं। तो जो ध्यान में रखने वाला जो बात है इसमें, सबसे पहले जो है जमीन में आपका जहाँ पे आप सीधी बुआई कर रहे हैं उसमें नमी होना चाहिए। अगर उसमें नमी नहीं होगा, अगर उसमें एकदम ड्राई सूखा होगा, तो अगर आप उसमें बीज डाल देंगे तो वो बीज प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेगा, उसका अंकुरोद्गम ठीक से नहीं होगा। तो क्या होगा कि आपका जो धान का जो पौधा है वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा, आगे आपका दिक्कत हो सकता है, आपका पैदावार जो है काफी मात्रा में कम हो जाएगा। तो इसीलिए किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जब थोड़ा सा बारिश हो जाएगा या आपका अगर आपके पास अगर सिंचाई करने का प्रबंधन है तो थोड़ा सा उसमें सिंचाई करके, या अगर जमीन में आपका नमी है तो आप उसमें सीधी बुआई कर सकते हो। सीधी बुआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज जो है, धान का जो बीज है, बीज का मतलब 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर आपको हेक्टर के हिसाब से आपको लेना चाहिए। और धान का बीज अंकुरित एक दिन अगर पहले आप उसको पानी में उसको फुला के उसको सोइंग कर सकते हो, बुआई कर सकते हो, नहीं तो आपका बीज को लेके सीधा आप बुआई कर सकते हो। तो आपका जमीन में नमी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो जमीन है, खेत जो है, खेत आपका लेवलिंग होना बहुत जरूरी है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है सीधी बुआई के लिए, क्योंकि सीधी बुआई में हम लोग कोई अलग से नर्सरी नहीं बनाते हैं, सीधी धान में बुआई करते हैं। और उसके साथ साथ अगर सीधी बुआई करना है तो आपके जो खेत है, खेत में आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी, जो पोषकता है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि 1 हेक्टेयर में जो धान के लिए 1 हेक्टेयर में आपका नाइट्रोजन का जो जरूरत होता है 120 किलो के 120 से 130 किलो की जरूरत है, तो उसका आप 25%, अगर 100 किलो है तो 25 किलो आप जब आप खेत तैयार करेंगे उस समय पे आप डाल दीजिए नाइट्रोजन। और फास्फोरस और पोटेशियम जो है, फास्फोरस की जो मात्रा है वो है 60 केजी प्रति हेक्टेयर, एवं पोटाश का जो मात्रा है, पोटेशियम का जो खाद है उसका मात्रा है 40 किलो प्रति हेक्टेयर। आप फास्फोरस एवं पोटाश का जो है पूरे मात्रा में आप जिस समय पे जमीन को तैयार करेंगे उसी समय पे आप डाल सकते हो। तो ये आपका शुरू में आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है सीधी बुआई के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो विस्तार से आपने दी है कि यहाँ पर किस तरीके से जो धान की सीधी बुआई है वो हमारे किसान कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि घर बैठे जो भी हमारे दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो कि हमारा लाइव कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, उससे ये जो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं उससे आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो खेत की तैयारी है वो हमारे किसानों को कैसे करनी चाहिए। धान की तो आप नर्सरी की तो आपने बता दिया कि कैसे फूल गोभी की नर्सरी हमने तैयार करनी है, लेकिन खेत की तैयारी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों को क्या, नर्सरी जैसे तैयार की तो नर्सरी के 40 से 42 दिन बाद उसकी पौधों को खेत में, मुख्य जो खेत है उसमें लगाना होता है। तो उस खेत की तैयारी के लिए क्या करना है उनको, सामान्यतः हर किसान जैसे गोबर की खाद सड़ी हुई वो तो उसमें डालते हैं, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनको वो डालते हैं। तो पहला क्या है, वो मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच के आधार पर पता चलता है कि कौन से तत्व की कमी है और उसके आधार पर अनुशंसा की जाती है। लेकिन सामान्यतः ये अनुशंसा की गई है कि 120 किलोग्राम नत्रजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास ये प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डालना है। तो सामान्यतः ये देखने में पाया है कि किसान भाई मुख्य जो पोषक तत्व हैं नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों को तो डालते ही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनको वो खेतों में डालना भूल जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जो सब्जियां हैं, विशेषकर फूल गोभी और विशेष, तो यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से इनमें कुछ इस तरह की व्याधियां आ जाती हैं, इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ताकि इनमें बाजार में इनकी मूल्य बहुत कम हो जाता है।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम इस जानकारी को डॉक्टर शर्मा आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम के विषय हैं अगेती फूल गोभी की खेती और साथ ही हम बात कर रहे हैं धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुआई के संबंध में। अगर आप के मन में कोई भी प्रश्न है इन दोनों ही विषयों के संबंध में तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 61। डॉक्टर शर्मा हमें जानकारी दे रहे हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में, और साथ ही डॉक्टर विश्वजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुआई के संबंध में। हमारे अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, हिम्मत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो डीएसआर तकनीक है जी, हेलो, ये डीएसआर तकनीक में जो बुआई में धान कितनी मात्रा में लगती है? जी डॉक्टर विश्वजीत, ये प्रश्न आपके लिए है। डीएसआर जैसे कि मैंने अब बता दिया, डीएसआर में आपका जो सीड का जो दर है, बीज का जो दर है वो 30 से 35 किलो के आसपास आपका प्रति हेक्टेयर में लगता है। जी, तो हिम्मत सिंह जी, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब जो है वो आपको मिल गया है। हम उम्मीद करेंगे आप जरूर संतुष्ट होंगे। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, ब्रेक पर जाने से हम पहले बात कर रहे थे फूल गोभी के लिए खेत की तैयारी के संबंध में, उन्हीं जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको डालना भूल जाते हैं। तो यदि खेत में जांच करने के दौरान ये पाया जाता है कि उसमें बोरॉन तत्व की कमी है, क्योंकि बोरॉन बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो किसान भाई खेत में बोरैक्स जो आता है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम जब जुताई कर रहे हो उस वक्त उसको खेत में अच्छी तरह से मिला दें, क्योंकि कई बार यदि न मिलाना भूल जाएंगे तो आगे जा करके वो समस्याएं आ जाएंगी। जो फूल होता है वो सड़ने लग जाता है और भूरा हो जाता है, तो उसकी गुणवत्ता नहीं रहती है। और इसके अलावा जो एक दूसरा महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो मॉलिब्डिनम है। मॉलिब्डिनम की कमी यदि खेत में हो रही है तो क्या देखने में प्राय मिलेगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं और चावक नुमा हो जाती हैं। तो जैसे जैसे पत्तियां ही कम हो जाएंगी तो उसका बायोमास, आगे फूल का साइज है वो सब छोटा हो जाएगा और उपज कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को जो मॉलिब्डेनम है वो 2 से 3 किलोग्राम सोडियम मॉलिब्डेट या अमोनियम मॉलिब्डेट के रूप में आता है, ये बाज़ार में उपलब्ध है। तो इसको प्रति हेक्टेयर की दर से इसको भी खेत में मिलाना चाहिए। और बाद में जब जैसे उनको पौधों की जो अब लगाना है, तो जैसे मैंने बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाएं या वावेस्टिन का सॉल्यूशन बनाएं, और उसमें जो पौधे हैं और जो पौधों की उम्र है वो 5 से 6 सप्ताह की होनी चाहिए। यदि बहुत छोटी पौधे लगा देंगे खेत में तो वो मर जाती हैं, और उन जो पौधे हैं 5 से 6 सप्ताह की उम्र के, उनको ही उसमें डिपिंग करें, उसको उसमें दबा करके लगाएं ताकि कि खेत में उसकी मृत्यु दर कम हो और अच्छे से वो स्थापित हो जाएं। और साथ साथ में क्या करें कि कुछ पौधे एक्स्ट्रा रखें, जिससे क्या होता है कि सामान्य देखने में पाया जाता है कि कुछ पौधे मर जाते हैं।
तो जिससे प्लांट पॉपुलेशन है जो खेत की प्रति हेक्टेयर, जो पौधों की संख्या वो कम हो जाती है और उपज है वो घट जाती है। तो उसको कहते हैं गैप फिलिंग करना। तो गैप फिलिंग के लिए कुछ पौधे बचा करके रखें और उसको रुपाई के वक्त उस वक्त बाद में उसको भी पुनः वहाँ लगा सकते हैं किसान भाई। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आपने अगर अगेती फूल गोभी की अगर आपने खेती करनी है तो आपने किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है। अगला प्रश्न डॉक्टर शर्मा हमारा आपसे रहेगा किस्मों के बारे में, लेकिन उसके बारे में जानकारी बाद में लेंगे। रुक करते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि धान की फसल में जो जल प्रबंधन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपना स्थान है वो रखता है। किस तरह से जल प्रबंधन करना चाहिए उसके अंदर? देखिए, धान की खेती के लिए जल प्रबंधन, मैंने पहले ही बताया कि धान की खेती के लिए पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो अगर आप सीधी बुआई की अगर चर्चा चलता है, अगर DSR तकनीकी की अगर बात होता है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ। तो DSR में मैं पहले ही बताया कि DSR में पानी कम लगता है अगर आप जो ट्रांसप्लांटेड राइस करते हैं उससे मात्रा में। तो DSR में क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जमीन में आपका क्या है, नमी होना चाहिए। और उसके बाद जब जमीन में हेयरलाइन क्रैक दिखता है, इसका मतलब जब जमीन फट जाता है, उस समय पे आपको इरिगेशन देना, सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस समय पे अगर सिंचाई नहीं किया जाता है तो धान का जो पैदावार है वो काफी कम हो जाता है, धान का जो ग्रोथ होता है वो ठीक मात्रा में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए DSR पद्धति में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गुरुत्वपूर्ण जो विषय है कि उस समय पे आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर जमीन में आपका हेयरलाइन क्रैक दिख रहा है, फट रहा है जमीन, तो उस समय पे आप इरिगेट कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। दूसरा जो है, जिस समय पे धान में जब पेनिकल इनिशिएशन होता है, जब फूल आता है, उसके बाद जब बाली आना स्टार्ट होता है, तो उस समय पे जमीन में पानी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उस समय पे अगर पानी नहीं होता है या थोड़ा सा अगर तेज हवा बह जाता है तो धान का जो होता है वो लॉजिंग जो गिर जाता है जमीन में, तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत मात्रा में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों का। तो इसीलिए उस समय पे जमीन में पानी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो धान का जब टिलरिंग स्टेज होता है उस समय पे जमीन में पानी रहना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जब फूल आना स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ जब बाली आना स्टार्ट होता है, उस समय पे भी पानी रहना बहुत जरूरी है। तो जल प्रबंधन के लिए DSR में सबसे इम्पोर्टेंट जो किसान भाइयों को जो ध्यान में रखना जरूरी होता है कि जमीन जब फट जाता है, शुरू होता है, हेयरलाइन क्रैक जब दिखता है, उसी समय पे आप सिंचाई कर दीजिए, नहीं तो आपका पैदावार काफी मात्रा में कम हो जाएगा और खरपतवार का जो मात्रा है वो भी काफी मात्रा में बढ़ जाएगा। और जो आप पोषक का जो दे रहा है वो भी जो पौधा है, जो धान का जो पौधा है वो सही से नहीं ले पाएगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में जरूर रखना है। और हमारे अगले दर्शक महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। आपसे हम गुजारिश करेंगे पहले आप अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। नमस्कार जी, सवाल पूछिए महेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आप? सवाल ये है कि बुवाई कब होती धान की बुवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर विश्वजीत, कब धान की जो बुआई है वो कर सकते हैं? गुजरात क्षेत्र से फोन आया है। देखिए, पहले जब मैं बताया कि धान की खरीफ सीजन में, ये बरसात के समय में धान की बुआई से पहले अगर आप सीधी बुआई नहीं करते, अगर आप कन्वेंशनल मेथड में सोइंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग में जाते हैं, तो अभी आपको जो धान का जो नर्सरी है जून की 3rd वीक तक आपको अभी जो चल रहा है, अभी 10-15 दिन में आपको नर्सरी लगा देना चाहिए। धान की नर्सरी आपको तैयार कर लेना चाहिए। और 20-25 दिन जब नर्सरी में आपका जो चारा जो है उसका जब एज 20 से 25 दिन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको रोपाई कर दीजिए। तो इसीलिए ये जो अभी समय चल रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी समय पे आप नर्सरी डाल दीजिए और इसके बाद आप 20-25 दिन बाद उसका आप रोपाई कर दीजिए। बिल्कुल। तो महेंद्र जी, हम उम्मीद करेंगे ये तमाम जानकारियां आपके जरूर काम आएंगे। और इसी के साथ हमारा लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम के विषय हैं अगेती फूल गोभी की खेती और कैसे आप कर सकते हैं धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुवाई की तैयारी। हमारे साथ अगले जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश उपाध्याय जी, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता कि ड्रिप एरीगेशन से ये अपनी खेती कर सकते हैं। आपका जो है सुगंधित प्रजाति को लेकर हम ड्रिप एरीगेशन में बना सकते हैं, कुछ अपनी फसल कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या धान की जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनको ड्रिप एरीगेशन में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। हाँ जी, मैं डॉक्टर विश्वजीत। देखिए, ये जो विषय उन्होंने पूछा है बहुत अच्छा एक विषय है कि धान में सुगंध की जो प्रजाति है उसमें ड्रिप इरिगेशन किया जाता है कि नहीं। तो इसके विषय में अभी भी ये जो कंसेप्ट जो है ये अभी शोध की उसमें है, रिसर्च में है। अभी ड्रिप इरिगेशन जो है ये धान में अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि धान में आपको पता है कि पानी का जो प्रबंधन जो है वो दूसरे तरीके से होता है। तो अभी भी ये बताने का ये अच्छा समय नहीं है कि आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी साइंटिस्ट जो है इसको अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है। इसका रिजल्ट प्रॉपरली आएगा तभी हम लोग इसको अच्छा से बता पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे दिनेश जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब जो है डॉक्टर विश्वजीत ने आपको दे दिया। हम उम्मीद करेंगे आप इससे ज़रूर संतुष्ट होंगे। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी अगेती फूल गोभी की अच्छी किस्में जो है वो कौन सी है जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। जब अच्छा उत्पादन मिलेगा तो जाहिर सी बात है आमदनी भी हमारे किसानों की अच्छी होगी। क्योंकि फूल गोभी में जो किस्म का चयन करना है, चुनाव करना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसान भाइयों के लिए। यहाँ पे थोड़ा मैं समय लेना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि फूल गोभी में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 4 समूह में बांटा गया है। अगेती फूल गोभी, मध्य अगेती और मध्य पछेती और पछेती। तो किसान भाइयों को क्या करना है कि जिस सीजन की जो फूल गोभी की किस्में लगा रहे हैं वो उसी में लगाएं, अन्यथा क्या होता है कि उसकी उपज प्रभावित हो जाती है। जैसे कि अगेती में हम इस समय विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी जो मुख्य जो अभी प्रचलित किस्में हैं पूसा संस्थान से विकसित मैं बताना चाहूँगा। पूसा मेघना, यह किस्म बहुत ही एक अच्छी किस्म है जो 60-65 दिन में तैयार हो जाती है और इसके फूल का जो साइज होता है वो 400 से 500 ग्राम तक होता है और उपज इसकी 120 कुंटल से 130 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से
इसमें उपज होती है। और इसमें विशेष खासियत ये है कि इसका जो फूल होता है जैसे और गोभी की तुलना में ये बहुत ही ठोस होता है। विशेषता देखने में क्या आता है कि जो अगेती फूल गोभी है उनका जो फूल होता है वो थोड़ा सा लूज रहता है, खुला हुआ रहता है, ठोस नहीं रहता है। इसके अलावा अन्य किस्में हैं पूसा, अश्वनी, वो भी किस्म पूसा से विकसित है और उसकी उपज थोड़ा अधिक है, वो 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उसकी उपज है। और उसके अलावा है पूसा कार्तिकी और पूसा कार्तिकी शंकर। जो ये मैंने किस्में बताई वो एक इसकी किस्में हैं। और पूसा जो कार्तिक शंकर है वो एक F1 शंकर एक हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड से ये एडवांटेज है कि इसकी उपज बहुत अधिक होती है और इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। और जो लगाने का जो समय वो अभी है, लेकिन क्या करना है उनको कि अगेती किस्म का जो समय लगाने का मैंने बताया वो मध्य अभी जून से लेकर के और जुलाई तक इनको लगा सकते हैं। यदि इन किस्मों का बीज उनके पास रह जाता है, फिर यदि इसको वो अक्टूबर में लगाएं या सितंबर में लगाएं तो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि कई बार क्या किसान भाई सोचते हैं कि हमने गोभी का बीज तो खरीद लिया और ये हमारे पास रखा है और इसको हमने इस महीने में न लगाने के बजाय 2 महीने बाद लगाते हैं, तो क्या होगा कि इसमें फूल तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा। फिर उनकी शिकायत आती है कि हमारी फूल गोभी में बहुत ही मतलब फूल का साइज़ बहुत ही छोटा है, वो बन नहीं रहा है, तो ये दिक्कत आती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस सीज़न की जो किस्में हैं उसको उसी समय ही लगाएं, अन्यथा क्या होता है कि उसकी उपज है वो प्रभावित हो सकती है। और विशेषकर जो खरीदने का जो वैसे बात है कि इनको खरीदें कहाँ से, तो जो विश्वसनीय संस्थान जैसे मैंने बताया जहाँ से या तो राष्ट्रीय बीज निगम केंद्र हैं, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एजेंसीज हैं वो बीज बनाते हैं, वहाँ से इनको प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पर भी मिल सकता है इनके बीज, और जो राज्य के जो बीज निगम है या सीधे वो पूसा से भी इस बीज को खरीद सकते हैं और इसको वो अपने खेतों में अभी नर्सरी तैयार करके फूल गोभी की अगेती जो किस्म है उनको लगा करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी की है, जब हम बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी अच्छी जो जानकारियां हैं वो दी। यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कई हमारे जो किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके पास पॉली हाउस भी होता है, तो क्या पॉली हाउस के अंदर भी वो अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं? जी नहीं, पॉली हाउस में क्या होता है, कंसेप्ट है क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो हमें पॉली हाउस में इसकी खेती रिकमेंड नहीं करते हैं, अनुशंसा नहीं की गई है। और इसको वो नर्सरी जैसे मैंने बताया लगाना है तो वो शेड हाउस होते हैं, प्लास्टिक से कवर नहीं करें। प्लास्टिक से कवर करने से क्या होगा कि तापमान और बढ़ जाएगा, तो उसमें वो झुलस जाएंगी पौधे। तो वो जो शेड हाउस मैंने बताया, जैसे जो ग्रीन शेड आते हैं 75% छायादार वाले, उनसे कवर करके उसकी नर्सरी लगा सकते हैं, और पॉली हाउस में इसकी अनुशंसा नहीं की गई है। बिल्कुल, हमारे दर्शक महेंद्र सिंह जी गुजरात से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जो है वो शामिल करते हैं। हेलो जी महेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं अब आप? हम गोभी के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, हेलो। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। हाँ, टीवी से दूर चला गया। प्रश्न पूछिए। हाँ जी पूछिए। अरे हम गोभी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो प्रजातियां आप दिखा रहे हैं टीवी पर, हम देख रहे हैं जी। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा आपसे परामर्श ये लेना चाह रहा हूँ कि ये बीज जो दुकान के अलावा अगर किसान चाहता है कि मैं बीज अपनी ही गोभी लगाई हूँ उसमें से पैदा करें, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक तरीका बताएंगे दीदी? मैं ग्राम माधोपुर, तहसील आलोट, जिला रतलाम से दलपत सिंह गुजर बात कर रहा हूँ दीदी। जी बिल्कुल जी डॉक्टर जी। आप इनका जो बीज है, जो संकर किस्में होती हैं उनका तो आप बीज नहीं बना सकते हो, लेकिन जो सामान्य किस्में हैं वो उनका आप बीज बना सकते हो। क्योंकि सामान्य किस्में, और उससे पहले क्या होता है कि जैसे बीज बनाना है आपको, तो उसमें मुख्य चीज़ें क्या होंगी कि जो भी आप जैसे पूसा मेघना का बीज बनाना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक तो इसको आइसोलेशन में लगाना होगा। कई बार क्या होता है, आपने एक खेत में एक किस्म लगाई पूसा मतलब मेघना, अलग से उसकी जो दूरी है वो तकरीबन 1600 मीटर होना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा क्या हुआ कि जो मधुमक्खी होती है, हनीबीज रहती हैं, वो दूसरे फूल गोभी से लेकर के और वहाँ पर परागण कर देंगी, तो जो मुख्य किस्में हैं उसको वो कंटामिनेट कर देंगी, तो जो बीज की जो शुद्धता है वो खराब हो जाएगी। और दूसरी बात है कि बीज उत्पादन
कई किसान भाई लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। मैं तो और आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि बीज उत्पादन एक बहुत ही एक अच्छा नया आयाम है जिसमें वो अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पूसा में भी है, कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसान भाइयों को। तो 10 दिन के 5 दिन के जो 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण होते हैं और वो आकर के प्राप्त कर सकते हैं और बीज उत्पादन सीख करके अपने समूह में, क्योंकि आत्मनिर्भर की जैसे बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा जो सीड इंडस्ट्री है वो बाहर से विदेशों से हम आयात करते हैं बीजों को, कई चीज़ों के। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम होगा कि किसान भाई सीड इंडस्ट्री में अपना योगदान देंगे, खुद अपने बीज बनाने के लिए पहल करेंगे। आपका बहुत स्वागत है, आप इसमें आगे कर सकते हो। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो भी सवाल था उससे ज़रूर जो आपको जवाब यहाँ पे मिला है उससे आपको ज़रूर संतुष्टि हुई होगी। डॉक्टर शर्मा, एक यहाँ पर मेरा सवाल आपसे और भी है कि क्या खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसमें जब खरपतवार उग जाती है तो किस तरीके से उसे नियंत्रित कर सकते हैं? जी, खरपतवार के लिए मुख्यतः क्या, बरसात का सीजन है, जैसे अगले जब रोपाई करते हैं तो बहुत सी खरपतवार आ जाती हैं। तो एक सामान्य तो हम यहाँ अनुशंसा करते हैं कि दवाई का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि दवा होती है वो मिट्टी की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और जीव जंतुओं के लिए भी और उनके लिए भी नुकसानदायक है। तो क्या है कि वो जैसी आती है तो उसमें निराई गुड़ाई करें, मैनुअल वीडिंग करते हैं, उसको ज़्यादा अनुशंसा की गई है। फिर भी जो सेफ दवाएँ हैं जिनका टॉक्सिसिटी इफेक्ट बहुत ही कम है और जो अनुशंसा है, जैसे स्टम्प दवा आता है, उसका 2 से 3 लीटर दवा वो पानी में मिला करके और 200 लीटर पानी जैसे उसमें मिला करके और खेत में जैसे भूमि में उसका स्प्रे करवा सकते हैं पौधे की रोपाई के बाद। तो उसमें क्या है कि 10 से 15 दिन तक खरपतवार नहीं उगेंगी। और बाकी जैसे आती हैं तो जब क्या है कि खेत में निराई गुड़ाई करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एयरेशन है, हवा का संचारण है, वो निराई गुड़ाई से मिट्टी में बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों की उपलब्धता और पानी का जो संचार है वो बढ़ता है। तो निराई गुड़ाई करने से उसकी उपज भी बहुत अच्छी होगी और बढ़वार भी अच्छी होती है। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुआई के संबंध में। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800113060 और 61। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे हैं और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में, और डॉक्टर विश्वजीत हमें जानकारी दे रहे हैं धान की नर्सरी और उसकी सीधी बुआई के संबंध में। रुक करते हैं हमारे जो दर्शक हमारे साथ कॉलर्स पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, शिवमोचन जी बिहार से, और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी मैडम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, जिला उन्नाव से। जी बताइए आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, ये जो धान की सीधी बुआई के विषय में डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी, तो मैडम इसमें ये बताइए कि बुआई में बीज कौन सा इसमें यूज करना है? बुआई के लिए कौन सा बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जी, और आपका नाम? जी बिल्कुल। डॉक्टर विश्वजीत, कौन से जो बीज है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जो देखिए, धान की सीधी बुआई के लिए जो डीएसआर पद्धति में बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सीधी बुआई के लिए जितना भी किस्मों है सब किस्मों हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। जनरली सीधी बुआई के लिए जो 100 से 120 या 25 दिन में जो जिसका कटाई हो जाता है, इस टाइप का जो प्रजाति हो, जो किस्मों है, हम लोग उसी को रिकमेंड करते हैं। तो बिहार के लिए अगर देखा जाए तो आपका उन्नाव से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी। अच्छा, उन्नाव से, उन्नाव के लिए या आपका जो उसमें अगर देखा जाए तो नीलम बहुत अच्छे आपका इसमें पैदावार बहुत अच्छा भी होता है, और ये जो किस्मों जो है इसको अगर आप लगाएंगे तो ये 120 से 125 दिन में आपका कट जाएगा। और ये अनुसंधान करके देखा गया है कि डीएसआर पद्धति में इसका बहुत अच्छा आपका पैदावार होता है। इसके साथ साथ और भी है, जैसे प्रभात है, राजेंद्र भगवती है, ये सब जो किस्मों है ये भी आपका बहुत आपका अच्छा इसका पैदावार बहुत अच्छा होता है, और डीएसआर पद्धति में इसका बहुत अच्छा आपको मिलता है। सब जो ध्यान में रखने वाला जो चीज़ होता है कि जो लंबा जो धान का जो किस्मों है वो डीएसआर में हम लोग नहीं लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। जो 120 से 125 दिन में जिसका पक जाता है एवं कट जाता है, उसी टाइप का जो वैरायटी है उसी को लगाना है डीएसआर पद्धति में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आपकी शंका थी वो ज़रूर दूर हुई होगी। डॉक्टर विश्वजीत ने आपके प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दे दिया और इससे आपको ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि लाभ पहुँचे। आइए रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आप आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगेती फूल गोभी के अंदर कौन कौन से कीटों का जो है वो प्रकोप हो सकता है और किस तरह के से उनका नियंत्रण किया जा सके? जी, कीड़ों की बहुत ही समस्या आती है सब्जियों में, विशेषकर फूल गोभी में। और किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही कीड़ा उन्होंने देखा वो रसायन की तरफ जाते हैं और रसायन उस पर छिड़कना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि रसायन तो एक अंतिम विकल्प है, और वो भी जब जो सेफर साइड है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप नर्सरी की बात करिए, नर्सरी जब तैयार करोगे तो उसका जो भूमि उपचार है वो करना चाहिए। जैसे सॉइलराइजेशन वो कैसे करते हैं कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्रफल में आप नर्सरी बना रहे हो उसको प्लास्टिक की शीट से कवर कर दें। तो क्या होता है कि तेज़ धूप की, सूरज की तेज़ धूप आती है, गर्मी आती है, उसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनके अंडे, इंसेक्ट के एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, लार्वीज होती हैं, छोटी अवस्थाएं होती हैं, वो अधिक गर्मी से मर जाती हैं। तो इसमें ना तो कोई रासायनिक डालने की जरूरत पड़ी है, गर्मी से मर गया, प्लास्टिक कवर की। दूसरा है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो जैविक, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये जैविक आता है, वो जैविक इसको 5 ग्राम लेकर के 1 किलोग्राम के हिसाब से FYM जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें मिला करके और उसमें मिलाएं, तो उससे वो मर जाते हैं। और इसके अलावा यदि फिर भी कहीं कोई समस्या आती है नर्सरी में विशेषकर, तो अभी जैसे देखा जाता है प्राय एक पेंटेड बग होता है, आप पहचानोगे तो काले काले धब्बे होते हैं और वो ऑरेंज कलर का, जो संतरे कलर की होती है, और वो कीड़ों जो क्या करेगी, वो पत्तियों को नीचे से खुरचना करके खाना शुरू कर देती है और छोटे छोटे उसमें छेद कर देता है। तो पेंटेड बग के लिए किसान भाई, जैसे दवा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सेफर साइड है स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड है वो 3 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में मिला करके और उसका वो छिड़काव कर सकते हैं शाम के समय में, स्पाइनोसेड। और अक्सर जब क्या है कि उसकी जो खेत में जब तैयारी करेंगे, जब मेन खेत की तैयारी करेंगे, तो खेत में जब प्लांटिंग कर रहे हैं तो पौधों की, जैसे मैंने बताया
कि उसको डिप करें इंसेक्टिसाइड का सॉल्यूशन बना करके, और नर्सरी को डिप करके, नर्सरी जो पौधे हैं उनको डिप करके उसमें डुबो करके जब लगाते हैं तो कीड़े, जो जड़ वाले कीड़े हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे ही, क्यों नर्सरी तो अलग खेत में बनता है, जो मुख्य खेत होता है वो दूसरा होता है, जब पौधे को वहाँ पर रोपते हैं तो जो जड़ वाले सबसे जो कीड़े होते हैं, जो मिट्टी वाले होते हैं, वो वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसको वहाँ स्थापित नहीं होने देते हैं। तो उसको जब वहाँ पे घोल में बना करके, इमिडाक्लोप्रिड जैसे है, उसको घोल में बना करके वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ स्थापित अच्छे से हो जाएगी। और जब मुख्य फसल जब आप लोगे तो उसमें डायमंड बैकमोथ एक कीड़ा है, जिसको देखने में क्या है कि हरा रंग का होता है, हरा फुदका भी बोलते हैं, छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर आकार का होता है, और ये पत्तियों पे फुदक फुदक कर जैसे जंपिंग करता रहता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। छोटे छोटे जैसे जालीनुमा संरचना बना देता है, आप पहचान भी सकते हो कि ये कूदता रहता है और जालीनुमा संरचना बनाता है, बहुत नुकसान करता है, विशेषकर इस सीजन में जो अगेती फूल गोभी की बात करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसान भाइयों को सामान्यतः क्या करना है कि जब इस तरह के जो कीड़े आते हैं तो रात में क्या है कि लाइट ट्रैप लगाएं। मैं ये फिर दोहराना चाहूँगा, रसायन की तरफ बाद में जाएं, पहले जो नॉन रसायन जो कह सकते हैं, नॉन केमिकल, उनको लें। जैसे रात के टाइम पर एक प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप जिसको बोल दिया, तो जिसके जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं कीड़े के, नर और मादा, वो उसकी तरफ लाइट ट्रैप से अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ एक तरफ से जाएंगे और नीचे एक इंसेक्टिसाइड या अपना कोई भी कीटनाशी डाल सकते हैं, तो एक जगह पर कलेक्ट करके उनको एकत्रित करके नष्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा समस्या आ रही है तो इसके लिए आप मैं बताया, जैसे स्पाइनोसाइड है और एमेडोक्सिकार्ब है, उस तरह की जो दवाएं हैं वो आप छिड़काव कर सकते हैं। और विशेषकर और तरह की क्या होती है कि जिसको बोलते हैं कटुआ इल्ली बोलते हैं, एग्रोटेस्ट जो होता है, जो कटवर्म भी बोलते हैं, वो जड़ को नुकसान कहता है। उसके लिए खेत में फोरेट आता है, तो 10 किलोग्राम उसको प्रति हेक्टेयर की दर से जब अंतिम जुताई करें तो इसकी मात्रा खेत में जरूर डालें। और लाइट ट्रैप है, इसके अलावा कई तरह के जो बेट हैं, जो प्रपंच हैं कई तरह के, उनको लगा करके उनको कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से अगेती फूल गोभी के अंदर कीट लग सकते हैं और कैसे आपने उनका नियंत्रण करना है। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि धान में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं? हाँ, ये जो विषय जो खरपतवार है, धान की सीधी, आज का जो विषय जो है धान की सीधी बुआई जी। तो धान की सीधी बुआई में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा समस्या क्या है, किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ा जो चुनौतियां आता है वो है खरपतवार को नियंत्रण करना। क्योंकि धान की सीधी बुआई में हम लोग पानी बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली खरीफ की, बरसात की मौसम में जो खरपतवार जो है, जो वीड जो है, बहुत मात्रा में फील्ड में हो सकता है। तो उसको बहुत अच्छा से, उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पैदावार बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय है, क्या क्या प्रबंधन है? सबसे पहले तो जो है खरपतवार को अगर आप मैनुअल वीडिंग से, अगर आप निराई गुड़ाई करके अगर खरपतवार को अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे धान के लिए, तो आपका वो संभव नहीं है। इसके लिए आपका बहुत मात्रा में लेबर लग जाएगा, जो एकदम इकोनॉमिक नहीं होगा जी। तो इसीलिए आपको इधर इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना है और आपको केमिकल का जो है, जो उसका छिड़काव करना है। तो धान के लिए बहुत सेफ दवा जो केमिकल है, जो बहुत पॉपुलर भी है, जैसे कि आप अगर आप सीधी बुआई करेंगे तो सबसे पहले जब आप आपका उसका जब बुआई हो रहा है, संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। 1 से 2 दिन में आप पेट्लाक्लोर या ब्यूटाक्लोर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में उसको छिड़काव स्प्रे कर दीजिए। 1 हेक्टेयर के लिए आपका 500 लीटर पानी चाहिए होता है। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद, सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 दिन बाद खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत अच्छा दवा आता है, बिस्पाइरिबैक सोडियम, जिसका मात्रा है 250 ग्राम या 250 ml प्रति हेक्टेयर में और 100 ml आपका प्रति एकड़ में। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जी डॉक्टर विश्वजीत, अब आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारियां आपने जो है वो दी हैं हमारे किसान भाइयों बहनों के। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारियां उन सभी के जरूर काम आएंगी। और इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो अगेती फूल गोभी की खेती के संबंध में हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो आज आपने जाना किस तरीके से आप कर सकते हैं अगेती फूल गोभी की खेती, और साथ ही हमने धान की जो नर्सरी है और उसकी जो सीधी बुआई है उसके संबंध में भी जानकारी आपको दी। अब आइए आपको बता दें कि हमारे अगले लाइव हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। हमारा अगला विषय होगा
टिड्डे का फसल पर प्रभाव व नियंत्रण, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे खरीफ फसलों की तैयारी किस प्रकार से करें इसके बारे में। और अगर आप इसके संबंध में कोई भी हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है और आप इस ईमेल आईडी पे अपने प्रश्न जो है वो हमें पहले से ही भेज सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 है। सोमवार से शनिवार ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। आप इस पर भी अपने जो प्रश्न है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।